बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैंसर के चैप्टर 15 की पार्ट 2 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो में हमने सारी फिजियोलॉजी डिस्कस कर ली हुई है नेफ्रॉन की, कौन से सेगमेंट में क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हमने, और थोड़ा बहुत देखा था कि इसको याद करना हमारे लिए किस तरह से आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल से डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग सेपरेटली एक एक डायरेक्टिव को पढ़ेंगे कि कौन सा डायरेक्टिव किस सेगमेंट पे काम कर रहा है। तो इस पार्ट की वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। ये वाला डायरेक्टिव इंशाल्लाह इस पार्ट की वीडियो में डिस्कस होगा। ये डायरेक्टिव प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। सही की बात। तो पहले आते हैं हम यहाँ पे नए वाली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया हुआ है कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स के मुख्तलिफ फंक्शन हैं, इसीलिए मुख्तलिफ डायरेक्टिक्स होते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर डायरेक्टिक्स या वाटर की रिएक्शन को डायरेक्टली इनहिबिट कर रहे होते हैं या फिर सोडियम वगैरह की रिएक्शन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से डायरेक्टिक काम कर रहे हैं। डन होने के बाद ये आपके पास फ्लो चार्ट आ जाता है। इससे आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू मिल जाता है कि इस चैप्टर में किस तरह की बातें हो रही हैं। लो जी, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात की जाए तो वैसे तो आपको पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू तकरीबन 180 लीटर्स फ्लूइड जो है वो एक दिन में फिल्टर होकर आता है आपके नेफ्रॉन में, और फिर मतलब पूरी किडनी के अंदर जो आता है वो इतना आता है, और फिर जारी बात है फिर ये हो के अब आज लोग सोचते हैं कि यार बॉडी में तो टोटल 5 लीटर ब्लड है, तो फिर 180 लीटर किस तरह फिल्टर हो गया। तो भाई वो एक ही ब्लड बार बार घूम के आ रहा होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं भाई 180 लीटर फ्लूइड यहाँ से गुजरा है, वो चाहे एक दफ़ा गुजरता है रीअब्जॉर्ब होता है, फिर बॉडी में से होकर आता है, फिर गुजरता है रीअब्जॉर्ब होता है, तो टोटल इतना ब्लड फ्लूइड यहाँ से गुजरता है एक दिन में, इतना फिल्टर आउट होकर नेफ्रॉन्स में आता जरूर है 180 लीटर्स। ज़्यादातर जो होता है हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होता है, 60-70% यहीं पर रीअब्जॉर्ब होता है, और फिर बाकी सारे सेगमेंट में हो रहा होता है। अच्छा, अब ज़्यादातर डाययूरेटिक्स जो हैं वो ट्यूब्यूल की लुमिनल साइड पर काम करते हैं। क्या मतलब है, ये अगर आपके पास नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन के आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है समझ लें, तो ये हो गया लुमेन, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज गुजरी होती हैं, तो यहाँ पे होगा आपके पास ब्लड। तो अब ये आपके पास सेल्स मौजूद होंगे, तो ये बताया एपिथेलियल सेल्स। अब इन सेल्स की ये होती है बेसोलेटरल साइड, ये आपके तो ब्लड वाली साइड है, और ये होती है लुमिनल साइड। तो ज़्यादातर डाययूरेटिक्स इसी लुमिनल साइड पे रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। हाँ, कुछ हैं हमारे पास जिस तरह पोटेशियम स्पेरेंट डाययूरेटिक्स हैं जो कि बेसोलेटरल साइड पे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लुमिनल साइड पे काम कर रहे हैं। सही होगी बात। एक और बात है मैंने आपको बताई थी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनका कुछ ना कुछ रोल होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बरकरार रखने में। ये ऐसी वेजोडाइलेशन वगैरह करवा रही होती हैं, आर्टरियोज में ब्लड को सही से आने देती हैं। सही होगी बात। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? एनसेड्स। अगर पता है कॉक्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं ये बाज़ औक़ात जीएफआर ही कम कर देते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही कम कर देते हैं। कम फ्लूइड फिल्टर होकर नेफ्रॉन के अंदर आएगा। जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि डाययूरेटिक्स का एक्शन सही से ना हो पाए, क्योंकि डाययूरेटिक का काम क्या होता है? ज़्यादा यूरिन बनाना। अगर डाययूरेटिक ले रहे हैं कि ज़्यादा यूरिन बने और साथ एनसेड भी खाना शुरू कर दी है, तो एनसेड्स खाने की वजह से नेफ्रॉन में आता ही थोड़ा पानी है, तो ज़्यादा यूरिन कैसे बनाए हम? सही की बात। तो डाययूरेटिक्स का कई दफ़ा इतना प्रॉपर रोल नहीं हो पाता। अब बात बेसिकली ये है कि फीटस के अंदर आपको पता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के इर्द गिर्द फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लेटर प्रेगनेंसी में बेसिकली जो फीटस का यूरिन होता है वही फ्लूइड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो अगर हमने प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एनसेड्स देना शुरू कर दिए, तो एनसेड्स का जारी बात है फीटस के ऊपर भी जाके एक्शन होगा, वहाँ पे फीटस की भी किडनीज का जीएफआर कम कर देंगे और यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर देंगे। समझ रहे हैं? तो फीटस के इर्द गिर्द जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर खासतौर पर जो सेकंड ट्राइमेस्टर है या 20th वीक के बाद का जो टाइम है, उस टाइम में हम लोग नहीं देते एनसेड्स। खतरनाक है। ओके की बात। लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्ट कर रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल पे। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल की फिजियोलॉजी को समझना जरूरी है इसको समझने के लिए, लेकिन इसकी डिटेल्स पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वक्त मैं पीसीटी की सिर्फ वही बातें रिवाइज करूंगा जो बातें इस डाययूरेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। सही की बात। अब वो कौन सी बात है? ड्राइव वाली ये देखिएगा, ये एक डायग्राम है आपके पास। ये आ गया लुमेन, इस तरफ आपके पास लुमेन है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल का जो यूरिन है वो यहाँ पे गुजर रहा है। ये डक्ट का जो ट्यूब्यूल है उसकी वॉल है, और ये आपके पास ब्लड आ गया। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होंगे, जो भी होगा वो सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे यूरिन गुजर रहा था, बॉडी ने बाइकार्बोनेट को फिल्टर आउट किया हुआ, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से बाइकार्बोनेट आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास एक चैनल मौजूद है जिसमें सोडियम अंदर जाता है और हाइड्रोजन बाहर आता है। हर चीज़ के लिए सोडियम तो लगा हुआ है, ये सोडियम चाचा सबका। सही होगी बात। तो सोडियम अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन बाहर आता है इसका काम ये होता है बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करना, क्योंकि बाइकार्बोनेट थोड़ा नखरे से रीअब्जॉर्ब होने वाला था, और हाइड्रोजन में होता है बड़ा बेचारा मजलूम सा होता है। ये सारी टर्म्स पार्ट 1 की वीडियो में थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस करवाई थी मैंने, कि हाइड्रोजन बड़ा मजलूम सा होता है, इसको हम भेजते हैं कि यार जरा जाके बड़े भाई को बना के लेके आओ। और ये जो बाइकार्बोनेट है ये बड़े नखरों वाला होता है। तो होता बेसिकली क्या है, सोडियम अंदर गया,
हाइड्रोजन बाहर गया। अब इस हाइड्रोजन को हमने भेजा है कि यहाँ जाके बड़े भाई को बना के लेके आओ, बाइकार्बोनेट को लेके आओ। तो ये जाता है जाके बाइकार्बोनेट से मिलता है और यहाँ से बनता है H2CO3 और ये H2CO3 पर दोबारा टूट के बनता है H2O और CO2। ठीक है, H2O और CO2 में से H2O तो चलो आगे निकल जाएगा और CO2 वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस सेल के अंदर आके ये CO2 H2O के साथ मिलेगा और दोबारा बनेगा H2CO3 और ये H2CO3 टूट के दोबारा बनेगा HCO3 और हाइड्रोजन को तो दोबारा बाहर भेज देंगे कि यार जाओ जरा काम करके आओ, और बाइकार्बोनेट को हम यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे चाचा जी के साथ। चाचा जी कहते हैं हाँ अभी बड़े भाई को मैं लेके जाऊँ, ठीक है चाचा यहाँ पे, तो फिर बस क्या करें, तो बाइकार्बोनेट को ये रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ओवरऑल साइकिल में अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या, हाइड्रोजन तो यहाँ पे गया था, आगे वाटर में निकल गया, वापस आ गया, उसको तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल हुआ ये कि बाइकार्बोनेट यहाँ पे खत्म हो गया, CO2 में कन्वर्ट हुआ, CO2 की शक्ल में हम इसको अंदर लाए और दोबारा बाइकार्बोनेट बना के रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो ओवरऑल ये हो गई बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन। सही, तो इस सारे साइकिल में दो काम हो रहे हैं, एक तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और दूसरा सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन कुछ ना कुछ इसी साइकिल के अंदर हो रही है। सही के बाद चाचा जी भी इसी बहाने अंदर चले जाते हैं। पहले यहाँ पे फिर इस तरह करके हैं बड़ा भाई आ गया, चलो मैं बड़े भाई को लेके जाता हूँ, चाचा जी भी चले गए। तो ओवरऑल साइकिल में ये हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन की बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट मिलकर H2CO3 बनाते हैं और फिर ये H2CO3 टूट के ये बनता है, इसमें एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सही होगी बात। अब हम डायरेटिक्स पढ़े जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दिया तो जाहिर सी बात है ये वाला जो प्रोसेस है ये उस तरह से नहीं हो पाएगा। ये जो हम बाइकार्बोनेट को बहला फिसला के अंदर लेके जा रहे थे ये हम नहीं ले जा पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट लुमेन के अंदर ज़्यादा बाइकार्बोनेट वेस्ट हो जाएगा। जब बाइकार्बोनेट जाएगा लुमेन के अंदर तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ कुछ ना कुछ पानी को भी लेके जाएगा, तो यूँ आपके पास डायूरेसिस हो जाएगा, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके होगी बात। तो ये तो हमने ओवरऑल एक मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। अब आते हैं वाले टेस्ट की तरफ। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में सरफेरेस नाम आता है आपके पास एसेटाजोलामाइड। ठीक है, ये हमारे पास डायरेटिक सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होती हैं। टॉक्सिटी में देखेंगे कि सल्फा एलर्जी कॉज कर सकते हैं, इसलिए बस बताया सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो बता दिया। अच्छा, किडनी के अंदर जो रोल है बाइकार्बोनेट का ये तो हमने बता दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कार्बोनिक एनहाइड्रेज सिर्फ किडनी में तो नहीं है, बॉडी में और भी बहुत सी जगहों पे है। और जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो वो हर जगह पे इनहिबिट करेंगे। ठीक है, अब होता बेसिकली क्या है और कौन कौन सी जगहों पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे तो बाइकार्बोनेट का काम सिर्फ इस तरह यूरिन को लेकर चला जाएगा ना, हमने रिएब्जॉर्प्शन को रोका है, लेकिन आई के अंदर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पर जो आपके पास सीलरी बॉडी होती है आई के अंदर, वो सीलरी बॉडी इसी तरह से उसके अंदर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है जो कि H2CO, ये समझ लो सीलरी बॉडी है। ठीक है, ये सीलरी बॉडी मैंने इनलार्ज कर दी है, ये बड़ी सारी बना दी है। तो इसके अंदर बेसिकली H2CO3 जो होता है ना, इसको ब्रेक करके वही बनाया जाता है बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट जो है ये रिलीज कर दिया जाता है एक्वस ह्यूमर के अंदर। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर के अंदर बाइकार्बोनेट रिलीज होने की वजह से फ्लूइड जमा होता है। ऑल राइट, ये बात समझ में आ गई। अब जब हम बेसिकली ग्लोकोमा आई के अंदर भी ये रोल समझ में आ रहा है ना आपको, ये आई है बेसिकली। अब ग्लोकोमा में आपको पता है आई के अंदर प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर इज इंक्रीज इन ग्लोकोमा। सही की बात। तो हम वहाँ पे भी अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज देंगे तो होगा ये कि वो जाएगा जाके इसको इनहिबिट करेगा, बाइकार्बोनेट की रिलीज को इनहिबिट करेगा, यहाँ पे ओवरऑल फ्लूइड की रिलीज को इनहिबिट कर देगा। सही की बात। तो ग्लोकोमा को ट्रीट करने के अंदर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इस्तेमाल हो सकता है। वेरी सिमिलरली ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी वहाँ ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड को लाने में इसी बाइकार्बोनेट का रोल होता है। तो जब बाइकार्बोनेट नहीं बनने देंगे हम, क्योंकि हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दिया हुआ है, तो बाइकार्बोनेट नहीं बनने देंगे तो CSF का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो आई के अंदर भी फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करने में यूज होते हैं, CSF के अंदर भी फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करने में रोल प्ले करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाने में रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ से बात समझ में आ गई। ये तो कुछ आपके पास। अच्छा, अब इफेक्ट्स की बात करें। सीधी सी बात है, जब आपने बाइकार्बोनेट बड़े भाई को रीअब्जॉर्ब नहीं होने दिया तो बाइकार्बोनेट वेस्ट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट क्या है? बेस है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एसिड होता है तो बाइकार्बोनेट बेस होती है। जब बॉडी में से बेस ज़ाया हो जाएगी तो यानी कि बॉडी के अंदर जब एल्कली ज़ाया हो गई तो अंदर एल्कली कम रहेगी ना, एसिडोसिस हो जाएगा। सही की बात। तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मजीद बिग कहती है हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इफेक्ट्स पे आ गए हुए हैं, तो इफेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर क्लोरीन बढ़ जाती है। किस तरह से बढ़ती है क्लोरीन, जरा ये बात भी समझनी पड़ेगी हमें। देखो जी, दो तीन इसके बारे में। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है,
अगर बाइकार्बोनेट बाहर ज़्यादा निकल रहा है तो बाइकार्बोनेट नेगेटिव होता है, तो वो यहाँ पे क्लोरीन को रिपेल करके अंदर भेजेगा कि यार तुम भी नेगेटिव हो, तुम जरा अंदर जाओ। ठीक है, ये तो बड़ा एक देसी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको जरा बिग कैटसन के हिसाब से कॉन्सेप्ट बताता हूँ। होता बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनाइन गैप, यानी कि ब्लड के अंदर पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस की तादाद बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस एनाइन गैप जब हम मेजर करते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव आइन होता है वो होता है सोडियम। ठीक है, ये मैंने डब्बा बना दिया सोडियम का। सही के बाद नेगेटिव आइन कौन कौन से होते हैं, एक होता है बाइकार्बोनेट HCO3, एक होता है क्लोराइड नेगेटिव, और बाकी हम कहते हैं कुछ प्रोटीन्स हैं, एनाइन हैं, या वो सारा कुछ है। सही की बात। तो हम एनाइन गैप मेजर करते हैं सोडियम माइनस क्लोराइड माइनस HCO3। ठीक है, सोडियम में से क्लोराइड और HCO3 निकाल देते हैं, ये छोटी सी वैल्यू रह जाती है, ये हम कहते हैं अदर नेगेटिव आइंस हो गए। सही, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस बराबर होने चाहिए। अब जब आपने बॉडी में से HCO3 को कम कर दिया, इस नेगेटिव आयन को आपने कम कर दिया, ठीक है, इसको आपने इतना कर दिया, तो अब इस नेगेटिव आयंस की कमी को कंपनसेट करने के लिए बॉडी के अंदर क्लोराइड ज़्यादा हो जाएगा। वो कहेगा यार एक नेगेटिव आयन कम हुआ, चलो मैं ज़्यादा हो जाता हूँ। तो इस वजह से हम कहते हैं हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सही, क्लोरीन बढ़ गया और बाइकार्बोनेट कम होने की वजह से ओवरऑल एसिडोसिस हो गया, तो ये हो गया आपके पास हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप देखिए क्या है, पोटेशियम वेस्टिंग करवा रहा है। वो किस से करवा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। देखो जी, जब हमने ये वाला काम नहीं होने दिया, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेट को इनहिबिट कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो जो ये साइकिल चल रहा था कि फिर हाइड्रोजन दोबारा आता है, फिर हाइड्रोजन दोबारा आता है, वो साइकिल थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इतना नहीं निकलेगा। जब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है सोडियम डिसॉर्प्शन भी नहीं होगी, यानी कि ये चैनल भी जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर सोडियम की एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करते हैं। ओके होगी बात। बाइकार्बोनेट की रिडक्शन भी इनहिबिट कर रहे हैं और सोडियम की रिडक्शन भी इनहिबिट कर रहे हैं। अब जब सोडियम की रिडक्शन इनहिबिट कर दी, इसका मतलब है लुमेन के अंदर ज़्यादा सोडियम बच जाएगा। ये सोडियम आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से, ये देखो ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट, यहाँ पे सोडियम बच गया, ये सोडियम होते होते जाएगा लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में, यहाँ से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, मैं अगर आपको कलेक्टिंग डक्ट भी डायग्राम दिखा दूँ, वैसे तो ये बात पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो, कलेक्टिंग डक्ट में अगर यूरिन के अंदर सोडियम आ रहा हो तो वो सोडियम अंदर जाता है इनएक से, और बदले में पोटेशियम को बाहर निकाल देता है। सही की बात। तो अगर आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम की ये ऑप्शन इनहिबिट हुई है, तो वो सोडियम आखिरकार यहाँ पर जाकर ये डॉप तो हो जाएगा, लेकिन अब वो पोटेशियम को निकाल देगा। तो बॉडी में बेसिकली पोटेशियम वेस्टिंग हो जाती है। सोडियम की ये ऑप्शन इनहिबिट होने की वजह से पोटेशियम वेस्टिंग हो गई। ठीक होगी बात। तो एक तो चीज़ हो गई थी आपके पास हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो हो गई हाइपोकलीमिया। ठीक है, हाइपोकलीमिया। यह हाइपोकलीमिया किस तरह से हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को आपने बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से तकरीबन सारे डायबिटिक्स हाइपोकलीमिया करवाते हैं। सही होगी बात। अब मज़े की बात एक और बताऊँ मैं आपको, बल्कि छोड़ो यार, वो और ही फर्क कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, पोटेशियम वेस्टिंग हो गया तो बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं जो डायूरेसिस है इसका एसिटाजोलामाइड का, ये डायूरेसिस 2-3 दिन बाद इसका इफेक्ट खत्म होना शुरू होता है। क्यों खत्म होता है, सोचने की बात तो ये है। बेसिकली डायूरेसिस कैसे हो रहा है, ज़्यादा यूरिन कैसे बन रहा है, ज़्यादा बाइकार्बोनेट को हम निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाइकार्बोनेट अपने साथ पानी को भी लेकर चला जाता है। सही। अब जब इतना बाइकार्बोनेट निकाल देंगे तो बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट रह ही थोड़ा जाएगा। ठीक है जी। तो अब बड़े भाई आ ही नहीं रहे। पहले तो हमने कहा था ना बड़े भाई को ये तो अब ना करो तो यूरिन में बड़े भाई निकल जाएंगे, जाहिर बात है बड़े भाई निकलेंगे तो साथ पानी को भी ले जाएंगे। अब बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट थोड़ा रह गया, जब थोड़ा रह जाएगा जाहिर सी बात है GFR में थोड़ा बाइकार्बोनेट आएगा। अब बाइकार्बोनेट आ ही थोड़ा रह तो वो कैसे अपने साथ ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। तो 2-3 दिन जब हम ये देते रहते हैं तो ऐसे बॉडी का बाइकार्बोनेट कम हो जाता है और यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो वो कह रहे हैं डायूरेसिस इज सेल्फ लिमिटिंग विद इन 2 to 3 days। और बिग कैट्स में वो कह रहे हैं कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट की डिप्लीशन की वजह से ऐसा होता है। सही होगी बात। उसके अलावा इसका आपके पास रिडक्शन इन इंट्राओक्युलर प्रेशर, यानी कि आई पे क्या इफेक्ट है मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे क्या इफेक्ट है पढ़ा चुका हूँ आपको। अच्छा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक तो CSF का वॉल्यूम नहीं बढ़ने देगा, दूसरा CSF में बाइकार्बोनेट नहीं जा रहा, यानी कि बेस नहीं जा रही। तो जाहिर सी बात है CSF के अंदर भी एसिडोसिस हो जाता है। ये एसिडोसिस भी काम आता है। कैसे काम आता है, बाज़ वक़्त एपिलेप्सी को ट्रीट करने में काम आता है। तो वो बहरहाल ये हमने इफेक्ट्स देख लिए। अब आते हैं क्लिनिकल यूजेस पे, टॉक्सिसिटी पे और कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखे हुए इसने क्लिनिकल यूजेस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हुए इन्होंने टॉक्सिसिटी, और ये जो आखिरी पैराग्राफ है ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का। बिग कैट्स में आपको अलग अलग हेडिंग्स मिलेंगी, तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा था ताकि अगर सवाल है तो आपके ज़हन में हो। अच्छा जी, तो यहाँ से यहाँ क्या पढ़े हम लोग, पहले यहाँ पढ़े क्लिनिकल यूजेस।
सबसे पहले क्लिनिकल यूजेज है, फिर टॉक्सिसिटी है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्लिनिकल यूजेस, एक तो क्लिनिकल यूज होगा ग्लोकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करने के लिए, आंख के पानी के अंदर बाइकार्बोनेट जाएगा ही नहीं तो आंख का पानी कम हो जाएगा, ठीक। दूसरा यूज हो जाएगा इसका आपके पास, अगर CSF बहुत ज़्यादा हो गया किसी की बॉडी के अंदर तो CSF को कम करने के लिए आप इस तरह भी कहते हो इडियोपैथिक इंक्रीज ऑफ CSF। सही होगी बात। ये भी चीज़ आपके पास डिस्कस हुई हुई है, दूसरी बुक्स में हुई हुई है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई ऑल दो। एक और चीज़ वो कह रहा है कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस में काम आता है ये। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में कैसे काम आता है भाई? जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाए, और एसिटाजोलामाइड जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। वो क्या रोल प्ले करता है देखो सुनो। एसिटाजोलामाइड आपके CSF के अंदर बाइकार्बोनेट को एंटर नहीं होने देता। जब CSF के अंदर बाइकार्बोनेट एंटर नहीं होगा तो CSF के अंदर क्या हो जाएगा? एसिडोसिस, ठीक है। अब आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ये तो नहीं पता एसिडोसिस क्यों हो रहा है, वो सोचेगा यार लगता है इंसान सांस बहुत कम ले रहा है, बॉडी के अंदर CO2 एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया इसलिए एसिडोसिस हो रहा है। बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म ही तो है ना, हम ब्रीदिंग को कंट्रोल भी तो करते हैं। अगर कभी सांस इतना कम हो जाए कि बॉडी के अंदर CO2 एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो ब्रेन खुद ब खुद मैसेज करके ब्रीदिंग को बढ़ा लेता है, ठीक। तो अभी भी एसिडोसिस हो गया है बाइकार्बोनेट ना जाने की वजह से। तो इस एसिडोसिस के होने में बॉडी ब्रेन को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, सांस में कमी आ रही है, तो ये फ़ौरन मैसेज देता है कि भाई ब्रीदिंग रेट को बढ़ाया जाए। तो एसिटाजोलामाइड की वजह से ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये जो ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना है इसमें हमें ऑक्सीजन को ब्रीथ करने में आसानी होती है। ओके की बात। तो मैं एक बार समराइज़ कर रहा हूँ। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में क्या होता है, जब इंसान पहाड़ों पर चढ़ता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि सांस ज़्यादा हो जाए। अब सांस ज़्यादा करने के लिए हम देते हैं एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड CSF के अंदर बाइकार्बोनेट को नहीं जाने देता, जिसकी वजह से CSF में हो जाती है एसिडोसिस, और CSF को लगता है कि ये एसिडोसिस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन की वजह से, और वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए मैसेज भेजता है कि ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया जाए। और हमारा मकसद भी यही था कि ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया जाए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी के अंदर आ सके, तो हमारा मकसद अचीव हो जाता है एसिटाजोलामाइड से। तीसरा वो कह रहे हैं कि अच्छा इसका जो डायूरेसिस है ना वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो हमने वजह पढ़ ली कि ऐसे तो बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट ही कम हो जाता है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जब बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन कम हुई थी तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था क्लोरीन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो यार देखो एक सोल्यूट कम हो रहा है, सोल्यूट बढ़ रहा है, तो ऐसे तो यार बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ये बहुत कोई इफेक्टिव डायूरेटिक नहीं है। हाँ, हम इसको तब ज़रूर यूज़ करते हैं एडिमा में, जब एडिमा भी हो यानी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हुआ है और साथ साथ अल्कलोसिस भी हो। तो हम कहते हैं कि चलो यार ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा डायरेक्ट दे दो, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, ये एल्कोहल को निकालने के काम भी आ जाएगा, एडिमा को ठीक करने करे इस काम तो आ ही जाएगा। तो ओवरऑल क्लिनिकल यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड क्या है? मेन 3 लिखे हैं आपने, इतने 3 आपको याद हो तो क्या ही बात है जी। सबसे पहले ग्लोकोमा, नंबर 2 एक्यूट माउंटेन सिकनेस, नंबर 3 एडिमा विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सही होगी बात। ये 3 चीज़ें आपने इसके क्लिनिकल यूज में याद रख लेनी है। नेक्स्ट आते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की तरफ। जाहिर सी बात है अगर ये एसिडोसिस करवाता है तो ज़्यादा डायरेटिक देंगे तो ये बहुत ज़्यादा एसिडोसिस करवा सकता है, ठीक है। दूसरा, जब हम बाइकार्बोनेट यूरिन में निकाल रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगी? अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। जब यूरिन की इतनी अल्कलाइजेशन हो जाती है यानी कि pH यूरिन की हमने बदल दी है, छेड़खानी कर दी है उसके अंदर, तो उसकी वजह से कैल्शियम के सॉल्ट्स बनना शुरू सॉल्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं यूरिन में। अब यूरिन में कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो टॉक्सिसिटीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये अगर बहुत ज़्यादा दें तो हो सकता है कि बॉडी में कुछ ज़्यादा ही एसिडोसिस करवा दे। दूसरा, हमने देखा कि ये आपके पास रीनल स्टोन्स की फॉर्मेशन भी करवा सकता है। सही की बात। तीसरा, इसके साथ जो दूसरे इफेक्ट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं ड्राउजीनेस और पैरास्थीसिया करवा रहा है। सही, तो हमने लिख दिया जी ड्राउजीनेस प्लस पैरास्थीसिया हो गया। 3 टॉक्सिसिटीज हो गई आपके पास। चौथी टॉक्सिसिटी इसकी ये होती है कि चूंकि ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव था तो ये सल्फा एलर्जी जिन लोगों में होगी तो जाहिर बात है उन लोगों के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास एक और टॉक्सिसिटी आ गई इसकी, एलर्जी। सही हो गया। और एक और जो मैंने बात पहले भी डिस्कस की थी कि ये हाइपोकलीमिया करवाता है, तो जाहिर बात है इसको आप टॉक्सिसिटी के ज़ुमरे में भी लिख सकते हैं कि ये करवाता है पोटेशियम वेस्टिंग, बॉडी से बहुत ज़्यादा पोटेशियम निकाल देता है।
और ये पोटेशियम क्यों निकलता है आपको पता है, क्योंकि इसने सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट किया था। यही सोडियम जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होगा और सारा पोटेशियम को बाहर निकाल देगा। सही होगी बात। तो ये आपके पास आ गई 5 टॉक्सिसिटीज़ हो गई, 3 वो हो गए क्लिनिकल यूज हो गए, और ये थोड़े बहुत आपको मेटाबॉलिक इफेक्ट पता होने चाहिए। अब यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आता है हमारे पास कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कि किस सिचुएशन में नहीं देना। तो हेपेटिक सिरोसिस में हम कभी भी नहीं देते। एक तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी अंडरस्टूड किस्म की बात है, किसी के अंदर अगर पोटेशियम की कमी हुई है तो उसमें आप नहीं देंगे। किसी को अगर पहले से एसिडोसिस हुआ है उसको आप कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। ये तो थोड़ी अंडरस्टूड सी बातें हैं। तो ये तो 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ में आ गई आपको। एक जो और कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है, हेपेटिक सिरोसिस। क्योंकि हेपेटिक सिरोसिस के अंदर ना अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है ज़्यादा, ठीक है। और अमोनिया को हम एक्सक्रीट कैसे करते हैं, यूरिन से निकालते कैसे हैं, ये जो है ना NH3 इसको कन्वर्ट कर देते हैं NH4 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। अभी NH4 पॉजिटिव चूँकि आइन है तो ये इतने आराम से रिएब्जॉर्ब होगा नहीं, तो ये अल्टीमेटली यूरिन में निकल जाता है, ठीक। लेकिन अगर हमने एसिटाजोलामाइड दिया हुआ है तो उसने हमारे यूरिन के अंदर HCO3 को काफ़ी बढ़ा दिया। अब जब यूरिन में HCO3 ज़्यादा होता है तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो ज़्यादा अमोनिया रह जाता है यूरिन में। जब यूरिन में ज़्यादा अमोनिया होगा तो अमोनिया तो है न्यूट्रल, सही है, इसने रीअब्जॉर्ब हो जाना है। तो हेपेटिक सिरोसिस में हम इसको निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसकी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से बॉडी के अंदर हो जाएगा हाइपर अमोनीमिया, ठीक है। और ये हाइपर अमोनीमिया की वजह से जिस बंदे को हेपेटिक सिरोसिस था ये वैसे चल रहे थे, उसमें अब हम कहते हैं कि हो जाती है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। सही होगी बात। तो एसिटाजोलामाइड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में काम करता है, काम करके जारी बात है बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन हो जाती है और बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाता है, और उसके अलावा हाइपोक्लीमिया हो जाता है। इसके यूजेस ग्लोकोमा में होते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में होते हैं, और एडिमा विद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी क्या है, एसिडोसिस करवाता है, रीनल स्टोन्स, ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थीसिया, सल्फा एलर्जी और पोटेशियम वेस्टिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एसिडोसिस, इन हाइपोक्लीमिया एंड इन हेपेटिक सिरोसिस। ये तो हो गया हमारे पास एसिटाजोलामाइड। अब एक और ड्रग है जो कि आपके पास बिग कैल्शियम में लिखा हुआ है, मिनी कैल्शियम में तो नहीं है, वो है एडेनोसिन इनहिबिटर्स। एडेनोसिन इनहिबिटर जो होते हैं बेसिकली इस चैनल को, ये जो NH3 वाला चैनल है ना, इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो तकरीबन वही वाला इफेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा तो बड़े भाई को खुश होकर वापस नहीं ला पाएगा, और उसके अलावा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट कर रहे हैं, तो इसका भी बड़ा अच्छा डाययूरेटिक एक्शन होगा। लेकिन ये भी FDA अप्रूव नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। हमें उम्मीदें तो वाबस्ता हैं कि ये बड़ा अच्छा डाययूरेटिक साबित होगा, लेकिन बहरहाल इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोग लूप डाययूरेटिक्स और थायराइड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।